नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे केशवदास की संवाद योजना। आइए शुरू करते हैं। केशवदास रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका समय संवतः 1612 से 1674 विक्रमी संवत के आसपास माना है। ठीक, वैसे तो इनकी कई रचनाएं हैं, किंतु इनकी प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण इनकी प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका है। इसमें भी उनके पात्रों द्वारा की गई संवाद योजना विशेष रूप से चर्चे का विषय रहा है। केशव जी की रामचंद्रिका में संवादों का आधिक्य है, मतलब अधिकता है, बहुलता है। अतः शिल्प की दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यह काव्य नाटकीय तत्वों से अनुप्राणित है। संस्कृत आचार्यों द्वारा रचित महाकाव्यों में भी संवाद को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। केशवकृत रामचंद्रिका भी इसी परंपरा में आती है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से संवादों की योजना का महत्व है। चरित्र चित्रण की दो प्रणाली है। पहला, स्वयं कवि द्वारा चरित्र विवरण का या परिचय। दूसरा है कवि द्वारा स्वयं मौन रहकर चरित्रों को पाठकों के समक्ष लाना, यानी सामने लाना। इसे संवाद पद्धति कहते हैं। रामचंद्रिका के प्रमुख संवाद ये हैं। क्या क्या संवाद है देख लीजिए। रावण वानासुर संवाद, विश्वामित्र जनक संवाद, परशुराम वामदेव संवाद, परशुराम राम संवाद, कैकई भरत संवाद, शूर्पणखा राम संवाद, सीता रावण संवाद, रावण हनुमान संवाद, रावण अंगद संवाद, लव कुश विभीषण संवाद। इनमें से कुछ तो बहुत छोटे हैं। परशुराम वामदेव संवाद, सीता रावण संवाद, शूर्पणखा राम संवाद आदि। ठीक है। राम परशुराम संवाद तथा रावण अंगद संवाद काफी लंबे और सब संवादों में श्रेष्ठ है। केशव अपने संवादों के लिए संस्कृत के प्रसन्न राघव और हनुमान नाटक नामक नाटकों के ऋणी है। अतः उनकी चंद्रिका में, मतलब रामचंद्रिका में, नाटकीय संवादों का ही प्राधान्य है। दरबारी कवि होने के नाते केशव राजनीति के दांव पेच एवं वाक वैदग्ध्य में कुशल हैं। केशव के पात्र राजनीति, कूटनीति और वाग विलास में सिद्धस्त है। केशव ने अपने उन्हीं पात्रों को बोलने का अधिक अवसर दिया है जिन्हें व्यंग्य कसने और राजनीतिक दांव पेच खेलने की अधिक आवश्यकता थी। जहाँ जहाँ गंभीर मनोवृत्ति की आवश्यकता थी, वहाँ वहाँ केशव संवादों को छोड़ गए हैं। जैसे चित्रकूट में राम भरत संवाद का तथा दशरथ कैकई का संवाद। केशव ने परशुराम राम संवाद में अपनी कुशलता का पूरा परिचय दिया है। इसमें केशव ने राम और परशुराम के चरित्रों का बड़ा ही सुंदर एवं सजीव वर्णन किया है। वामदेव ऋषि के मुंह से रा, ठीक है, रा निकलते ही परशुराम उसे रावण समझ बैठते हैं। महादेव को धनुष, यह परशुराम ऋषिराज, है ना। महादेव को धनुष, यह परशुराम ऋषिराज, तोरियो रा, यह कहत ही समुझय रावण राज।
वामदेव के द्वारा राम के शौर्य का परिचय प्राप्त करके और अपने गुरु महादेव जी के धनुभंग की सूचना पाकर सहसा क्षुब्ध होकर अपना परशु उठा लेते हैं और समस्त रघुवंशियों के समूच्छेद मतलब उसके पूरे कुल को नाश करने की ठान लेते हैं। भरत भी तुलसी के लक्ष्मण के समान कुछ व्यंग्य कस जाते हैं। इस पर परशुराम और भी जल भून जाते हैं और भरत को अपनी धनुर्विधा दिखाने की चुनौती दे उठते हैं। तब राम ही उनको समझाते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, भागवत सो जीतिए कभू न कीन्हे शक्ति, जीतिए एक बात ते केवल कीन्हे भक्ति। ठीक, राम के इस आचरण से परशुराम भी प्रभावित होते हैं, परंतु उन्हें तीनों भाइयों की क्षुद्रता स्पष्ट हो जाती है। शत्रुघ्न और लक्ष्मण फिर भी चंचलता नहीं छोड़ते और परशुराम जी का क्रोध यहाँ तक पहुँच जाता है कि वह कह ही उठते हैं मतलब बोल ही बैठते हैं कि कोटि करो उपचार ना कैसहु मीचू बचाए। दोनों रामों में जब बात बढ़ती है तो महादेव आ उपस्थित होते हैं और दोनों को समझा बुझाकर शांत कर देते हैं। ठीक, कैकई भरत संवाद इतना छोटा और अपर्याप्त है कि उसमें पात्रों के चरित्रों की रूपरेखाएं भी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। यह संवाद हनुमान नाटक की छाया है। रावण सीता संवाद में केशव ने सीता के उज्ज्वल चारित्र्य तेज का और रावण की दुश्लीलता का बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। रावण हनुमान संवाद केशव के वाग वैदग्ध्य एवं व्यंग्य का सुंदर उदाहरण है। उसी प्रकार अंगद रावण संवाद में दोनों ओर से मर्यादा का ध्यान रखा गया है। अंगद कभी भी नहीं भूलते कि हम दूत बनकर आए हैं और एक बड़े प्रतापी राजा रावण के सामने खड़े हैं। रावण भी एक ओर अपना प्रताप दिखाता है तो दूसरी ओर राम की तुच्छता और साथ ही साथ कूटनीति से यह भी प्रयत्न करता है चलता है कि अंगद के हृदय में राम के प्रति द्वेषाग्नि मतलब द्वेष भरी अग्नि भड़का अपने क्षेत्र नहीं सॉरी अपने पक्ष में मिला लिया जाए। ठीक है, तुलसीदास की तरह अंगद के द्वारा रावण को यह उपदेश भी नहीं दिया जाता तो दांतों में तीर दबा ले, गले में कुठार लटका, राम की शरण में आ। बस वहाँ अंगद उतना ही उपदेश देते हैं कि राखिए, क्या उपदेश देते हैं, राखिए जाति की पाति को, वंश को, गोद को साधिए लोक परलोक को। ठीक है, जब अंगद पैर पकड़ने की बात कहता है तो इस पर रावण भी बड़े व्यंग से सरल शब्दों में उत्तर देता है, ताही हो छौ ताही हो छोरी के पाए काके परो, आज संसार तो पाए मेरे पर है। तुलसी के अंगद बिना पूछे ही बाली की बात सुनाने लगता है, परंतु केशव के अंगद बिना प्रसंग के ऐसी डींग नहीं हाँकते। रावण और अंगद के उत्तर प्रत्युत्तर बहुत ही संगत और समृद्ध है। इस संवाद की भी उक्तियां अनेक उक्तियों का आधार हनुमान नाटक है। लव कुश विभीषण संवाद केशव ने विभीषण को लव कुश विभीषण संवाद देखिए, केशव ने विभीषण को उस वती की निंदा करने के लिए नियोजित किया है जिसके लिए उसने अपने भाई रावण और अपने उसके अपने कुल का सर्वनाश करवाया। ठीक है, राम भक्तों की दृष्टि में विभीषण चाहे भक्त है परंतु राजनीतिक दृष्टि में वह राजद्रोही एवं देशद्रोही ही ठहरते हैं और इसी कारण उसे लव के व्यंग्य बाण का सामना करना पड़ता है या सहना पड़ता है।
संवादों का उपयोग केशव ने वहीं किया है जहाँ उन्हें, यह निष्कर्ष है, जहाँ उन्हें वाक् चातुर्य, कूटनीति आदि का समावेश करना अभीष्ट था। उपर्युक्त प्रमुख संवादों के अतिरिक्त और भी कुछ संवाद चंद्रिका में आए हैं, जैसे दशरथ विश्वामित्र संवाद, ठीक है, सुमति विमति संवाद, विश्वामित्र जनक संवाद। इन संवादों का रामचंद्रिका में शिल्प और चरित्र में विशेष महत्व है। तो ये यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों।